बड़ा होकर क्या करेगा ये नालायक? चपरासी बनने लायक भी नहीं होगा। जीवन में इस नालायक को अकेले रहना होगा। अरे कौन देगा इसे अपनी बेटी है? इस नालायक को? नालायक, तुम्हें पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं है। कल से मेरे गैरेज में काम सीखना शुरू कर दो। ये तो आपका अनवर्दी सन है, फिर भी आपका प्यारा है। किससे उम्मीद करती हो? आकृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से, प्रोड्यूस्ड बाय चमन गुप्ता। दोस्तों, प्रस्तुत है कहानी अनवर्दी सन, लेखिका रंजना शर्मा। रामेश्वर सिंह को 2 घंटे पहले इमरजेंसी में लाया गया था। अभी ऑब्जर्वेशन के लिए डॉक्टरों ने उन्हें वहीं रखा है। बेचैनी की वजह दिल का दौरा नहीं था। छोटा बेटा समीर और उसकी माँ को ऐसा ही लग रहा था, इसीलिए वो घबरा गए थे। अभी रामेश्वर सिंह सो रहे हैं, दवा का असर है और वैसे भी रात के 12 बज चुके हैं, सोने का ही वक्त है। पर ईश्वरी देवी को नींद नहीं आ रही है। पति के बिस्तर के बगल में ही एक कुर्सी पर बैठी न जाने क्या क्या सोच रही है। उनका छोटा बेटा बाहर बेंच पर बैठा था। ईश्वरी देवी सोच रही थी, आज अगर समीर ना होता तो न जाने क्या हो जाता। उसे सब यानी पिता और बड़ा भाई नालायक कहकर पुकारते हैं, एक माँ को छोड़कर। उनके लिए वो कभी नालायक नहीं था, उसे वो समीर कहकर ही पुकारती हैं। कितने प्यार से उन्होंने बेटे का नाम रखा था समीर। ईश्वरी देवी आंख मूंद लेती हैं और याद करती हैं समीर और उसका 2 साल बड़ा भाई पवन जब छोटे थे। बड़ा पढ़ने में अच्छा था, पर बाकी किसी भी चीज में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि छोटा भाई पढ़ाई में कमजोर था, पर उसकी हर बात निराली होती थी। वो खुश मिजाज बच्चा था, दूसरों की मदद करने वाला। बस स्कूल जाना उसे अच्छा नहीं लगता था। दोनों भाई स्कूल के लिए साथ ही घर से निकलते थे, पर बड़ा भाई स्कूल पहुंच जाता, लेकिन छोटा कहीं बीच में ही अटक जाता था। घर के पास ही था स्कूल, पैदल ही चले जाते थे। समीर कभी कुत्ते के पिल्ले से खेलने लगता, या किसी बुजुर्ग की लाठी बनकर थोड़ी दूर तक चला जाता, या फिर किसी भिखारी के सामने बैठकर पूछ रहा होता, क्या आपको दूध रोटी भी नहीं मिलते खाने में? ऐसा करते करते जब स्कूल पहुंचता तो शिक्षक डांटते, नालायक, तुझे क्या मालूम नहीं स्कूल सही वक्त पर पहुंचना होता है? चलो चलो, क्लास के बाहर मुर्गा बने रहो। और बगल के क्लास से बड़ा भाई पवन उसे मुर्गा बने देखता और घर लौटने पर माता पिता को सब शिकायत करके बताता। पिता क्रोध करते थे, पर माँ उसे बचाती। तुम्ही ने बिगाड़ रखा है इस नालायक को। समीर माँ से लिपट जाता। उसे ये लगने लगा था कि उसका नाम नालायक ही है, समीर नहीं। स्कूल में वो कई बार फेल होते होते बचा। घर में पिता और बड़ा भाई फिर नालायक कहकर बुलाते। कभी कभी वो रो भी देता था। माँ उसे प्यार करती थी और घर के बड़ों की कई बातों को दिल से न लगाने को कहती, और वो फट मान भी जाता था। ईश्वरी देवी बेटे को समझा लेती थी, पर पति को कौन समझाए? वो तो हाथ धोकर अपने छोटे बेटे के पीछे पड़े रहते। बड़ा होकर क्या करेगा ये नालायक? चपरासी बनने लायक भी नहीं होगा। जीवन में इस नालायक को अकेले रहना होगा। अरे कौन देगा इसे अपनी बेटी है? इस नालायक को? वगैरह वगैरह। खैर, समय बीतता गया। बड़ा भाई पवन 12वीं कक्षा से बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हुआ, तो पिता ने किसी तरह पैसे का इंतजाम कर इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका दाखिला कराया। छोटा तो 10वीं में जस्ट पास हुआ था। पिता चाहते तो उसे स्कूल भेजते रहते, पर उन्होंने वैसा नहीं किया। उसे कहा, नालायक, तुम्हें पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं है। कल से मेरे गैरेज में काम सीखना शुरू कर दो। पिता की बात मानकर समीर पिता के छोटे से गैराज में जाने लगा। वहां रघु भैया थे जो बहुत प्यार से उसे काम सिखाते। कुछ समय में ही वो रघु भैया का प्यारा हो गया। समीर ने उनसे कार चलाना भी सीखना शुरू किया, पिता को जानकारी दिए बगैर। कुछ समय में कार चलाना सीख भी लिया। पिता को भनक तक नहीं हुई। यूं ही दिन बीत रहे थे। पवन को एक अच्छी नौकरी मिली तो वो घर में कुछ पैसे देने लगा। उसका कद तो बढ़ा, पर छोटे भाई को नालायक कहना नहीं छोड़ा। अब तो वो बात बात में माँ को ही सुना देता था। ये तो आपका अनवर्दी सन है, फिर भी आपका प्यारा है।
किससे उम्मीद करती हो? ऐसे में माँ चुप रहती, पर मन ही मन कहती, क्या माँ अपने बच्चों को प्यार किसी उम्मीद से ही करती है? पवन के ताने सुनकर माँ की आंखें छलछला जाती। जो पवन को दिखाई नहीं देता था, पर समीर सब देखता, सुनता और माँ को गले लगा लेता। समय और बीता। पवन की शादी हो गई और उसने गाड़ी भी खरीद ली। एक ही घर में रहते थे सब, पर पवन माता पिता के लिए ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाता था। और आज रात इतना कुछ हो गया तो भी पवन और उसकी पत्नी को कुछ पता ही नहीं चला। जिस वक्त माँ ये सब याद कर रही थी, बाहर बेंच पर बैठा समीर भी 2 घंटे पहले जो हुआ उसे ही याद कर रहा था। पता नहीं पिता को दर्द में देखकर मुझ में इतनी ताकत कहां से आ गई। मैंने एकदम से पिताजी को गोद में उठाया, माँ को बड़े भाई की गाड़ी की चाबी लेकर आने को कहा जो बाहर ही लटकती है। पिता बेचैन थे, फिर भी बोले जा रहे थे, अरे तुझे कैसे पता चला नालायक कि मेरी तबीयत खराब हो रही है? पिताजी, आपके कराने और माँ की चिंता भरी आवाज सुन ली थी मैंने। अपने कमरे में ही था मैं। आप चिंता न करें, हम जल्दी अस्पताल पहुंच जाएंगे। अरे नालायक, गाड़ी में क्यों बिठा दिया? अरे ड्राइवर कहाँ है? अरे पवन को नहीं उठाया? पिताजी, मैं हूं ना, तू चलाएगा। अरे ईश्वरी, ये चलाएगा गाड़ी। नालायक, मुझे अस्पताल नहीं सीधे स्वर्ग में पहुंचाएगा। सुनिए जी, आप चुप रहिए, ये जानता है ड्राइविंग। पिताजी, आप तेज सांस लेते रहिए। अस्पताल के इमरजेंसी में पिता को डॉक्टरों की निगरानी में पहुंचाने के बाद ही सांस लिया मैंने। मैं माँ को थपथपाता रहा, सब ठीक हो जाएगा माँ। और वही हुआ। पिताजी को दवा देकर ऑब्जर्वेशन में रखा गया। मैंने और माँ ने भगवान से जो प्रार्थना की थी वो ईश्वर ने सुन ली शायद। थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने रामेश्वर जी को घर ले जाने की इजाजत दे दी। कुछ दवाइयां उन्होंने पहले ही मंगवाई थी, उन्हें देते रहने को कहा और पिता को आराम करने को कहा। समीर ने वैसा ही किया, पिता को आराम से घर ले आया। माता पिता को उनके कमरे में सेटल करने के बाद समीर अपने कमरे में चला गया, पर उसे नींद नहीं आई। थोड़ी देर बाद वो उठकर माता पिता के कमरे की ओर बढ़ा, पर ये क्या, उनके दरवाजे पर ही ठिठक गया। माता पिता आपस में बात कर रहे थे। माँ अपने पति के हाथों को अपने हाथ में लेकर कह रही थी, सुनो जी, मैं बहुत घबरा गई थी, अगर आपको कुछ हो जाता तो। नहीं, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ ईश्वरी। सुनिए, यूं तो ये समय ठीक नहीं है, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कहो ना। आप ना समीर को नालायक कहना छोड़ दीजिए। आज जो उसने हिम्मत दिखाई, क्या अब भी इतना सब तो करता है? आपके कराने की आवाज सुनकर वो आ गया था, अस्पताल ले आया और आप उससे नालायक ही कहते रहे। रामेश्वर मौन थे, ईश्वरी बोलती रही, क्या कमी है छोटे में? बस पढ़ाई में कमजोर रहा, यही ना? देखिए जी, सब एक जैसे नहीं होते, सब होशियार नहीं होते पढ़ाई में। आपका और पवन का नालायक, मेरा बेटा, हम दोनों का, घर का, आपके गिराज का, रिश्तेदारों का, यहाँ तक कि पड़ोसियों के दुख में भी साथ देता है, सबका बखूबी ध्यान रखता है। क्या हाथ पर कुछ पैसे थमा देने से ही कोई लायक हो जाता है? रामेश्वर अपनी पत्नी की ओर देखते हैं, उसके दिल के दर्द को महसूस करते हैं। वो कह रही है, बड़ा भाई छोटे भाई को प्यार करने की बजाय चिढ़ाता है, सताता है, सबके सामने अपमानित भी करता है। नालायक तो कहता ही है, अब तो मुझे भी कहने लगा है, आपका अनवर्दी सन आपको ज्यादा प्रिय है। क्या है ये सब? आप तो कम से कम अपने छोटे बेटे को नालायक कहना छोड़ दीजिए। सुनिए,
ये बस विनती है मेरी। दरवाजे के बाहर दीवार के पीछे खड़ा समीर भी रो रहा है। कुछ देर की चुप्पी के बाद रामेश्वर बोले, ईश्वरी, तुम ठीक कहती हो। शुरू शुरू में मैं अपने छोटे बेटे को सच में नालायक मानता था, पर बाद में मेरी सोच बदल गई, पर मेरी आदत नहीं बदली। ईश्वरी, इतना सब कुछ होने के बाद उसे बेटा कह के नहीं बुला पाने का, गले से नहीं लगा पाने का दुख मुझे नहीं है क्या? क्या मेरा दिल पत्थर का है? अब जब मैं उसे नालायक बोलता हूं तो बस आदतन बोलता हूं, पर जब उसका बड़ा भाई तुमसे कहता है कि तुम्हारा अनवर्दी सन, तो मेरे दिल को भी छेड़ जाता है। चीख कर बोलने का मन होता है, नहीं, वो अनवर्दी सन नहीं है, पर मैं बोल नहीं पाता। तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ भी कह सकती हो, लेकिन ईश्वरी, ये सच है कि मुझे कभी कभी डर लगता है कि ये कहीं अपने बड़े भाई की तरह लायक न बन जाए। अपने बड़े भाई की तरह लायक न बन जाए। रामेश्वर जी रो पड़ते हैं, साथ में माँ भी। वो रोते रोते ही कहती हैं, बड़े को भले ही कुछ न कहिए, पर छोटे को एक बार तो उसके नाम से बुलाइए। समीर अपने को रोक ना सका। उसका मन तो माता पिता से गले लगना था, पर पिता कहीं झेप ना जाए, ये सोचकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से पिताजी की आवाज आई, अरे मेरी दवाइयां कहाँ हैं? अरे नालायक, गाड़ी में छोड़ दी क्या? समीर ने झट अपने आंसू पोंछे और गाड़ी से दवाइयां लाकर पिता के पास पहुंचा। पिता ने प्यार भरी आवाज में कहा, अरे नालायक, वहां दूर क्यों खड़ा है? तुझे गले लगा लूं, मेरा बच्चा। समीर, मेरा नालायक बेटा, मेरा बच्चा। पिताजी। तीनों गले लगकर रोए। पिता ने कहा, समीर, तू जैसा अनवर्दी सन सबके घर में पैदा हो। दोस्तों, नालायक लोग अपनी जरूरत, अभिलाषा और सोच की वजह से तय करते हैं, जबकि प्रकृति ने विश्व उपवन में जितने भी फूल खिलाए, चाहे वो मानव रूप में ही क्यों ना हो, सब में कुछ गुण और कुछ कमी जरूर दी है। हम माता पिता की दृष्टि से देखें तो लायक वो जो वक्त पर काम आए। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। इस क्रम में कहानी का शीर्षक था अनवर्दी सन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।